चौथे भैया। जी हाँ, आ गया चौथे भैया। खेल शुरू हो चुका है। तुम बहुत देर से आए। लो सिगरेट पियो। शुक्रिया चौथे भैया। आज पैसे कम हैं। बस हमीद के साथ चले जाओ और देख लो। अरे पैसे कम पड़े तो कोई बात नहीं, भैया के पास पैसे हैं। ये 30 रुपए भैया तुम्हें उधार देता है। कम पड़े तो फिर भैया से कहना, जब पैसे होंगे तब बस भैया को लौटा देना। अच्छा ठीक है। चौथे भैया जीतेंगे तो तुम्हें लौटा देंगे। अरे चौथे भैया जल्दी शुरू करो, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अब शुरू करते हैं। आओ आओ, बड़ा या छोटा लगाओ। दांव लग गया तो हाथ हटा लो। आज हमारा मुख्य किरदार आ गया है। जैसा कि कहा जाता है, बिना खर्च किए कमाई नहीं। आज उसे बड़ी जीत दिलाते हैं, फिर उससे सारा मुनाफा वापस निकलवाएंगे। हाँ, आज बैंकर की बढ़त है, मोटा मुनाफा कमाएंगे। जल्दी से दांव लगाओ। सब लोग बड़े पर दांव लगा रहे हैं। छोटे पर दांव लगाता हूं। ठीक है, मैं भी चलन में शामिल होकर छोटे पर दांव लगाता हूं। वाह छोटे झाओ, आज तुमने कमाल कर दिया। पहले दांव में ही सही लगा दिया। क्या सच में? भैया फेंग, क्या आपने जो कहा वह सच है? बड़ा या छोटा, दांव लगाकर हाथ हटा लो। अब मैं पासे हिलाने जा रहा हूं। बड़ा छोटा दांव लगाने में कोई मजा नहीं है। अच्छे दौर का फायदा उठाकर मैं एक सीधी संख्या पर दांव लगाता हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? आज के दिन बड़े और छोटे के अलावा सीधी संख्या बहुत कम ही आई है। मेरे ख्याल से यह जीतने के लिए पागल हो गया है। मुझे लगता है आज उसका दिन अच्छा है। कौन जाने, शायद उसने सही दांव लगा लिया हो। अगर किस्मत साथ देने लगे तो रोकना मुश्किल होता है। लगता है यही है कैसीनो का आज का सबसे बड़ा दांव। मुझे भी दांव लगाना होगा। भाई, मैं भी तुम्हारे साथ सीधी लगाता हूं। जीत हार मायने नहीं रखती, मजा आना सबसे जरूरी है। तुम भी यही कहोगे ना? हाँ लो, मैं भी सीधी लगाता हूं। दांव लग गया, हाथ हट गए। दांव लग गया, हाथ हट गए। वाह फेंग भैया, हम जीत गए। हमारा नंबर निकला, हम जीत गए। अरे यह तो बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में कुछ पैसे वापस हार जाएंगे। ऐसा क्यों? क्या तुमने ऊपर बैठे उस व्यक्ति को देखा? क्या कैसीनो मालिक देगे आ गया है? इतना जीत गए, क्या वह हमें जाने देगा? ओह, झाओ हेई को जाने देना तो तय है। वह एक कसाई है, उसके पास पैसा है, बाद में उससे खूब निचोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा घर बहुत गरीब है, एक बूंद तेल भी नहीं निकल सकता। कुछ लोगों से हारना तो तय है। भैया झाओ, भैया फिंग, क्या तुम अभी भी खेलोगे? हाँ खेलते हैं। आओ आओ, जारी रखो जारी रखो। आखिरकार खेल समाप्त हुआ। ओह, सहमति कैसी रही? कितना जीता? अपने निवेश की रकम अलग करके। भाई मधुमक्खी, तुम सच में मेरे भाग्यशाली तारे हो। हाँ, अरे भाई शिखर, तुम थोड़ा रुको। लो, इसे मेरी तरफ से बोनस समझो। नहीं, तुम्हारा यह प्यार भरा दिल ही काफी है। मैं संतुष्ट हूं। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। काफी पैसा भी कमाया है। यह पैसा तुम अपने, मैंने जो कहा था वह मत भूलना। आज के बाद कोई भी तुम्हारे पास जुआ खेलने नहीं आएगा। तुम बिल्कुल मत जाना, किसी भी बहाने से इसे टाल देना। अगर तुम गए तो यह बड़ा अशुभ संकेत तुमसे टल नहीं पाएगा। अरे फेंग भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बात मैं मानता हूं। बस इतना है कि इस समय जुआ खेलने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूं? खेती करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ सुअर पालन का काम करना अच्छा रहेगा। तुम्हारे परिवार के ताल्लुकात हैं, बिक्री की कोई चिंता नहीं रहेगी। 2 साल बाद नीतियां बेहतर हो जाएंगी, पक्का मुनाफा होगा। अरे फेंग भैया, तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? क्यों न मैं भी तुम्हारे साथ काम करूं? अरे फिलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन उनके साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता इस तरह समय बर्बाद करते हुए। और 2 साल गवा दूं, जरूर कोई मुसीबत आएगी। ठीक है, एक बात है, तुम पहले घर जाओ और अपने बाप का काम देखो, फिर जब कोई अच्छी योजना होगी तुझे कभी नहीं भूलेंगे यार। क्या? ठीक है फेंग भैया, तो फिर हम यहीं विदा लेते हैं। तुम्हें क्या काम है? कभी भी ड्रैगन किंग बंदरगाह गांव में मुझसे मिलने आ जाना। अच्छा ठीक है, चलता हूं, मत भूलना। अरे कुछ अनाज खरीदने चाहिए, थोड़ा गोश्त खरीद लो, वापस ले जाओ। श्रीलान और उसके बच्चे को दे दो, अच्छी तरह पोषण करने दो। अरे भाई साहब,
सुंजियावान गांव के निवासी, चूंकि आपने किराया नहीं लिया, यह गोश्त का टुकड़ा, तुम इसे घर ले जाओ और बच्चों को खिलाओ। भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें भी परिवार पालना है। अरे बाप रे, रख लो, नहीं तो समझूंगा कम है। अरे भाई साहब, अभी दिन भी काफी है, आप जल्दी से घर लौट जाइए, परिवार वाले चिंता न करें। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक, अगली बार कस्बे में अगर कुछ सामान उठाना धरना हो तो कभी भी मुझे बुला लेना। सुंजियावान वाले उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, बस वहां कुछ ही घर हैं, ढूंढना आसान होगा। अच्छा ठीक है। उस दिन के बाद, भैया मैं आपका बहुत काम तंग करूंगा। ठीक है, धीरे से जाना। यह भैया देखते ही लगता है कि ईमानदार इंसान हैं। अगर जीविका की मजबूरी न होती तो काले बाजार में चावल आटा न बेचते। पहले साथ रहकर देखते हैं, शायद आगे चलकर कुछ अच्छी सरप्राइज मिले। बहू उठो, तुम वापस कैसे आ गई? बहू जल्दी उठो और देखो यह क्या है। इतनी सारी चीजें, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम कपड़े पहनकर नीचे आकर देखो, तभी पता चलेगा सपना है या हकीकत। ये सब सच में सच हैं। तुम्हारे वो घराने में आने के बाद से मैंने इतनी चीजें कभी नहीं देखी। घर में तो हमेशा तंगी रहती थी, भोजन की कमी तो आम बात है। जी फेंग, सच्चाई बताओ मुझे, क्या कल फिर तुम कुछ ऐसा करने गए थे जो गलत काम था? लूटपाट तो गैरकानूनी है, तुम ऐसी मूर्खता नहीं कर सकते। यह लूटकर नहीं लाया गया और न ही चुराकर लाया गया, वे काम मैं करने की हिम्मत नहीं कर सकता। खैर तुम बेफिक्र होकर खा, मैंने कहा सुधर जाऊंगा तो जरूर सुधरूंगा, छीना नहीं है। क्या सचमुच तुमने कमाया है? तो बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे इन 3 सालों में लाए हुए सामान से कहीं ज्यादा हैं। इन कुछ सालों में मैंने तुम्हारा और बच्चे का बहुत नुकसान किया है, अब से मैं धीरे धीरे तुम दोनों मां बेटी की कमी पूरी करूंगा। पत्नी तुम आराम से सोती रहो, मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए नाश्ता बनाता हूँ। नाश्ता खाने के बाद मैं भी सो जाऊंगा, पूरी रात जागने से थक गया हूँ, मैं वाकई थोड़ा और सहन नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, तुम जाकर आराम करो, जब तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अरे जरूरत नहीं है, मुझे डर है कि कहीं तुम प्रसव के बाद की कमजोरी में न रह जाओ। आओ सो जाओ। हालांकि अभी का पेट भरना अस्थायी है, अब चिंता मत करो, पर रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। आखिरकार बैठे बैठे सब खत्म हो जाएगा, पैसे कमाने के लिए क्या करूं? आ गया, उसके पिता सुअर पालते हैं, यह तो बिल्कुल सही है, मैं उसके पिता से सामान ले सकता हूं। काला बाजार में सुअर का मांस बेचने जाऊंगा, पर ऐसा काम मैं अकेला नहीं कर सकता, भरोसेमंद लोगों को ही बुलाना होगा। भैया झाओ हे, वे भी नहीं चलेंगे, तो बस वही बचता है जो 1000 रुपए के लिए घर जमाई बना, उस राक्षसी औरत से शादी करने वाला मेरा दूसरा भैया। मुझे याद है पिछले जन्म में मैंने उस राक्षसी को एक बार देखा था, बदसूरती तो अद्भुत है, स्वभाव भी बहुत गुस्सैल है। भैया का स्वभाव कोमल है, उस डायन के अत्याचार सह नहीं सकते, शादी के 2 साल में ही दुखी होकर चल बसे, इसलिए दूसरे भैया को उस पंजे से बचाना मैं वो जीफेंग, यह मेरा कर्तव्य है। अरे यह कैसे पिघल गया? यह कैसे हुआ? वो अनफेंग, तुम बेकार हो, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। कमीना, तू मेरी आंखों के सामने से मर क्यों नहीं जाता? आह, मेरा इरादा नहीं था, और सुनो, हमने कुछ खोया भी नहीं। जो कोई कौन सा अंधा कमीना है जो मेरे घर पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? समझती हो मैं पुलिस को बुला दूंगी? क्या हुआ झूकुई, क्या तुम मार डालोगी? आ जाओ यहां काटो, अगर मुझे नहीं मार सकती तो तू एक कमीना है। अरे तीसरे भाई, मैं सोच रहा था कौन है, क्या चाहिए? भाभी के घर में झगड़ा लेने आया है क्या? भाभी कहने का तुझे अधिकार भी नहीं, बाहर से मैंने सब सुन लिया। अगर तुझे लगता है मेरा दूसरा भाई काबिल नहीं, तुम तलाक ले लो, वह एक बड़ा आदमी है, क्या उसे औरत नहीं मिलेगी? भैया मैं कहता हूं, इतना डरपोक मत बनो, बस एक औरत है, क्या तुम उसकी जिंदगी भर देखभाल करोगे? तीसरे भैया, दोष दो मेरी अयोग्यता पर, बस एक घर जमाई बनकर रह गया, तलाक चाहिए।
ठीक है, मैं कभी भी तलाक ले सकती हूँ। यह क्या बेहूदगी है। अगर शुरू में मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं पसंद करती तुम्हारे जैसे बेबस नाकारा देवर को। दिखावटी चीज, जो कोई ई। तुम यह मत सोचो कि मैं भोला हूँ। हर दिन मेरे सिर पर बैठकर मुझे सताते रहो। अपने आप को देखो, तुम कैसी दिखती हो। कौन सा मर्द तुम्हें देखकर उत्तेजित हो सकता है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं भी एक सामान्य मर्द हूँ। तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा था मुझसे मिलने में। शुरू में तो यही तय हुआ था कि मैं तुम्हारे घर दामाद बनकर आऊंगा, लेकिन अभी अभी शादी हुई थी कि तुम्हारे पिता ने पैसे वापस मांग लिए। अब तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे 1000 रुपए मांगते हुए। हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। मेरे पिताजी अब मर चुके हैं। अगर हिम्मत है तो सबूत दिखाओ, फिर तलाक ले लो। मरने के बाद सबूत नहीं मिलते हैं ना। ठीक है, बस पैसे की बात है। कोई समस्या नहीं, मैं अपने दूसरे भाई की तरफ से देता हूं। वो लाओसान तो एक आवारा है। मैं तेरी बात पर क्यों भरोसा करूं। लाओसान, तू सच कह रहा है या झूठ। हमारे घर में इतने पैसे कहां से आएंगे। जो कोई तू दोबारा रकम बता। मैं मान सकता हूं, अभी जाकर तेरे लिए पैसे का इंतजाम करता हूं। अगर तू फिर मुंह फाड़कर मांगेगा तो मैं तुझे तेरे भाई के पास कस्बे में ले जाऊंगा। देखूंगा तेरा भाई कैसे मुंह दिखाता है। तेरी ऐसी हरकतों से मैं तुझे 1 रुपया भी दूं तो बहुत है। चल ऐसा करते हैं। तू बताता है ठीक है कि नहीं। क्या तू मुझे मजाक समझता है। पैसे कब मिलेंगे। तलाक कब होगा। यह आदमी तो रुकने वाला है नहीं, तो फिर पैसे ज्यादा ले लो। ठीक है, बात तय हुई। चलो इन। लाओसान, आज सच में तुम्हारा शुक्रिया। आखिरकार इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। इतना आसान नहीं है। उस कमीनी औरत को नहीं दिया है। तीसरे, तुमने उसे हाँ कैसे कह दिया। 500 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। मेरे पास भी तो पैसे नहीं हैं। तुम भी जानते हो, आमतौर पर पैसे उसी के पास रहते हैं। कोई बात नहीं, पैसे की चिंता मत करो, मैं इंतजाम करूंगा। 15 दिन से भी कम में मैं तुम्हारी तलाक की अर्जी खत्म करवा दूंगा। यह कैसे हो सकता है। तुम अकेले क्यों ढूंढोगे। अगर वाकई कोई रास्ता न हो, भैया से बात करो, उससे कुछ उधार ले लो। अरे, आज तुम मेरे घर सो जाओ। कल सुबह मैं कारोबार की बात करने जाऊंगा। अगर बात बन गई तो तुम मेरे साथ काम करना। यकीनन तुम यह पैसा कमा लोगे। ठीक है। चाची, बेटा, नमस्ते। हे, ये घर पर है क्या। मैं उसका दोस्त हूँ। मेरा नाम वूजी फेंग है। शिया युआन गांव के शानतान को उसे। तुम हे को क्यों ढूंढ रहे हो। कहीं उसे शहर जाकर ताश खेलने के लिए तो नहीं बुला रहे। यह लड़का साल भर बाहर रहता है, कुछ अच्छा नहीं सीखता, बस कुछ बुरी संगत वाले दोस्त बनाए रखता है। चाची, शायद आप गलत समझ रही हैं। मैं उसका ताश खेलने वाला दोस्त नहीं हूँ। आज मैंने संयोग से 2 बोतल खरीदी हैं। उंधे डाकू की शराब। इधर आओ, चाचा झाओ के लिए उपहार है। अरे बाप रे, शराब क्यों लाए हो। वही ठीक है, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है। माँ, कौन है जो मुझसे मिलने आया है। ठीक है। अरे फेंग भाई, तुम मेरे पास कैसे आ गए। कुछ दिन पहले घर में काम था, मेरी योजना कल आने की थी। ओह, ओके, वह बहुत है। मांस देने गया है। दोपहर का खाना घर पर खाओगे। तुम लोग बातें करते रहो। चाची जी, खाना तैयार करने जाऊं। अच्छा ठीक है। हाँ भैया, फेंग बैठिए। फेंग भैया, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। हम लौटने के अगले दिन ही ये दामाजी मुझे ताश खेलने बुलाने आया, लेकिन मैंने कोई बहाना बनाकर टाल दिया। कल ये दामाजी नहीं आया, लेकिन तानशानजुई का हे फूचांग फिर से मुझे लेने आया, लेकिन ठीक उसी दिन घर में सुअर। मैंने फिर कोई बहाना बनाकर नहीं जाने का फैसला किया। बिल्कुल सही, तुम्हारी किस्मत ही कुछ ऐसी है, बच गए। लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं। यह मामला अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ है। बस आगे जब भी वे तुम्हें बुलाएं, तुम बहाने बना रहे हो, कभी पूरा होगा। कोई समस्या नहीं। जुआ खेलना यह चीज कभी कभी नशे से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी ही सुनूंगा। फिर तुम खुद नहीं जा रहे। मैं तो नहीं जाऊंगा ही। यही तो बात है। अरे, मेरा इंतजार कर रहे हो। अरे अंकल झाओ, नमस्ते। बेटा तुम हो। अंकल, मैं हेई का दोस्त हूँ, शियायुआन गांव के। आज मेरे पास समय है, देखने आया हूँ। ओह, आओ बैठो बैठो, रख लो। घर के मालिक, जल्दी जाकर गर्म पानी से मुंह धो लो, हम खाना खा लें। छोटे वो,
तुम्हारे लिए 2 शराब की बोतलें लाया हूं। हाँ, अभी तुम लोग थोड़ी पी लो। अरे, अभी सुअर मारा है, थोड़ी शराब पी लो। बहुत मजा आया, तू तो कमाल का निकला। छोटे वो, आज तू मुझसे मिलने आया है, क्या कोई बात है? सीधे कहो क्या बात है। जो मदद कर सकता हूं जरूर करूंगा। चाचा, तो जब आपने यह पूछा ही है तो मैं सीधी बात करता हूं। अरे, मैं तो गैरकानूनी मांस बेचना चाहता हूं। गैरकानूनी मांस? छोटे वो, क्या तुम जानते हो यह तो अवैध धंधा है। अगर पकड़े गए तो मजदूरी शिविर में जाना पड़ेगा। तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अरे, कोई चारा नहीं है, घर की हालत ऐसी ही है। अगर मैं कमाई नहीं करूंगा, घर की बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे माता पिता तो जल्दी चल बसे, घर में मेरे भाई भी संपन्न नहीं हैं। मैं केवल अपने आप पर निर्भर रह सकता हूं। चाचा जी, आप केवल हेई के सम्मान के लिए ही सही, कृपया मेरी सहायता करें। भविष्य में जब मैं पैसा कमाऊंगा, मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। 80 के दशक में पैसा कमाना चाहता था। बहुत ज्यादा रास्ते नहीं हैं, लेकिन जो भी पैसा कमाता उसमें से कोई भी बिना जोखिम के नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम हेई के भाई हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। यह बात 70% मेहनत पर निर्भर है, 30% भाग्य पर निर्भर है। अगर तुम्हारा भाग्य खराब रहा और पकड़े गए तो मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि हमें धोखा नहीं दोगे। चाचा झाओ, तुम निश्चिंत रहो, मैं वो जीफेंग कसम खाता हूं, कोई मुसीबत आई तो मैं अकेला जिम्मेदार रहूंगा। बिल्कुल नहीं, आपके परिवार को फंसाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी है क्या? क्या तुम इसे अपनी पीठ पर ढोने वाले हो? यहां से कस्बा दूर है, तुम्हारा शरीर यह सब सह नहीं पाएगा। गाड़ी मैं संभाल लूंगा। चाचा झाओ, आप बिल्कुल चिंता न करें। ठीक है, तो तुम्हें कब तक चाहिए? आज दोपहर, वैसे भी एक और सुअर काटना है। अगर तुम्हें चाहिए तो अभी जाकर गाड़ी ले आओ। भाई हूं पर हिसाब साफ रखें। सप्लाई कोऑपरेटिव मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो। यह मामला देखो, कोई और समस्या है क्या? कैसे? वो भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं चाहते? चाचा झाओ, यह कीमत मैं पहले ही बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, आगे चलकर मेरी बिक्री बढ़ गई है। क्या आप थोड़ी और छूट दे सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, 5 माओ 50 सचमुच दोस्ताना कीमत है। खुदरा बिक्री में सबसे सस्ता है। कम से कम 90 माओ प्रति किलो तो बिकना ही चाहिए, लेकिन कौन नहीं चाहता कि और छूट मिले। अरे तू तो सचमुच एक चालबाज है। जब तुम्हारी एक दिन की बिक्री, चलना भी नहीं आया और दौड़ने की सोच रहे हो। व्यापार करना इतना आसान नहीं होता। आओ पियो पियो पियो। चाचा जाओ, आप ठीक कहते हैं। यह प्याला मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे रोजी दी। अरे आओ आओ आओ, पियो। सुन दादा, अरे वो भाई, आज कैसे समय मिला मेरे पास आने का? यह मेरे दूसरे भाई हैं। वो वान फेंग, यह है। सुन जी वो, हम पिछली बार काले बाजार में मिले दोस्त। अरे नमस्ते भाई वो, आज मेरे पास क्या काम है? सुनील भैया, मैं हूं। आपकी गाड़ी कुछ देर के लिए लेना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, आपको 50 पैसे दूंगा। आप क्या कहते हैं? पैसे की कोई बात नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल कर लो। बस मैं फिर भी जाना चाहता हूं। चावल और आटा बेचने के लिए तुम्हें बस मुझे वापस करना होगा। वो तुम्हारा चावल और आटा अब किसी को बेचने की जरूरत नहीं। जब भी बेचना चाहो मुझे बता देना, मैंने सब आपके लिए एक साथ ले लिया है। ठीक है ना भाई? ठीक है। अच्छा, जब ऐसा है तो तुम ले जाओ और इस्तेमाल करो। पैसों का जिक्र ही मत करो। रात को यही खाना खाना। मैं पहाड़ के पीछे जाल देखने जाता हूँ। क्या शिकार में कुछ फंसा है? सुन दादा, तुम शिकार भी कर लेते हो? वाह भाई, अगर सुअर का मांस मिल जाए या फिर हिरन का मांस वगैरह, उसे नानयान शहर के बड़े बाजार में ले जाकर बेच दो तो खूब मुनाफा होगा। कोई चारा नहीं। कभी कभी बच्चे मांस खाना चाहते हैं, पहाड़ पर घूमने जाना ही पड़ता है। भैया सुन, यह जानवर की खाल सप्लाई कोऑपरेटिव को भी न बेचना, उस समय मैं ले लूंगा। हर एक खाल मैं आपको 1 और 10 पैसे देता हूं। आपको कैसा लगा? भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? पैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं। सप्लाई स्टोर कितना देता है? तुम जो दोगे वही ठीक है। कम से कम सप्लाई स्टोर तक धोकर तो नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बेहतर है। यह तो बहुत अच्छा है। वह सुन दादा, आज तो हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। जल्दी ही, हम दोनों को कुछ काम है। कुछ दिन बाद मैं फिर चमड़ा लेने आऊंगा। ठीक है। अगर तुम्हें सच में जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गाड़ी पेड़ के नीचे है, तुम ले जाना। ठीक है, तो हम चलते हैं। चलो सुन दादा। अरे अरे ठीक है ठीक है। चलो दादा, गाड़ी खींचते हैं। चलो, जल्दी से इस सुअर का निपटारा करो। हाँ, चलो, सुअर मारने में मदद करो।
चाचा, हाँ, छोटे वो आ गए हैं। यह हैं, यह मेरे दूसरे भाई हैं। अभी अभी हम गाड़ी ठीक कर रहे थे, रास्ते में थोड़ा समय लगेगा, नहीं तो और जल्दी आ सकते थे। जल्दी आने से अच्छा है सही समय पर आना। तुम मेरा इंतजार करो, जब तक मैं इस सुअर की खाल निकालकर गोश्त अलग कर लूं, फिर तुम खुद गोश्त चुन लेना। अंकल लाई, एक सिगरेट पी लो, थोड़ा आराम कर लो, बस थोड़ी देर, हम दोनों भाई मिलकर आपकी मदद करेंगे। अरे अरे, तू तो बड़ा चालाक निकला। छोटे वो, इस सुअर में से तुम्हें कौन सा हिस्सा चाहिए, खुद चुन लो। चाचा झाओ, यह सुअर मैं सब लेना चाहता हूँ। अंतरिया भी, सब ले लो। हाँ, 1-2 दिन में क्या सब बिक जाएगा? सुनो छोटे वो, कहानी जल्दबाजी वाली नहीं होनी चाहिए। चाचा जानता है तुम्हें अभी पैसे कमाने की जल्दी है, लेकिन एक दिन में कोई मोटा नहीं होता। काम करने में धीरे धीरे चलना पड़ता है। चाचा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मुझे सब पता है। ये सारा मांस मैं वादा करता हूँ पूरा बिक जाएगा, आप चिंता न करें। आप जल्दी से तोल लीजिए, मैं देखता हूँ आपको कितना पैसा दूं। अरे पिताजी, आप चिंता न करें, वह निश्चित रूप से यह सारा मांस बेच देगा। अगर आपको डर है कि उसे नुकसान होगा, तो उसके लिए कम पैसे गिने। हाँ 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 हाँ, भैया फेंग जुए के अड्डे पर है, वहां भी सब हिसाब लगा लेता है। सोचो कि सुअर का मांस बिक जाएगा या नहीं, यह और आसान नहीं है। क्या तुम भविष्य बता सकते हो? किसी ने भी शियायुआन गांव के बारे में नहीं सुना, यह हुनर किसे आता है? चाचा झाओ, तुम मत सुनो, ये बस बकवास कर रहा है। मैं तो बस पहले वाले महान पर्वत क्यूयून मंदिर का एक यायावर ताओवादी हूँ, कुछ दिनों के लिए सीखा था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो चलो मांस तौलते हैं। अच्छा ठीक है, संतुष्ट, हमारे बड़े तराजू को यहां ले आओ। ठीक है। छोटे वो, ये 2 सुअर के मांस के टुकड़े, मैं बस इतना ही लूंगा। अच्छा ठीक है, सुअर की अंतड़ियां मैं तुम्हें देता हूं, बाकी का तुम मुझसे मत मांगना। यह सुअर के अंतड़े का सेट मिल गया, मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। छोटे वो, इस काम में कड़ी मेहनत से डरना नहीं चाहिए। चाचा तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, यह माल तुम रात के अंधेरे बाजार में बेचते हो, 2 दिन में इतना सारा मांस पूरा बिकना नामुमकिन है। इससे अच्छा तो दिन में ही आसपास के गांवों में बेच लो, रात को वो कियाओं में बेचना। पत्थर, चाचा आपकी बात मानूंगा, कल ना आप मेरे लिए एक और सुअर जुबानी कर दीजिए। अभी मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, पहले मैं अपने बड़े भाई के साथ चलता हूँ। ठीक है, चलता हूँ चाचा, चलो हमारी सहमति हो गई। तीसरे भाई, बड़े भाई, क्या चाचा झाओ ने यह नहीं कहा था कि आसपास के गांवों में बेच देंगे, तो तुम शहर की तरफ इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? चाचा झाओ की बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरी तरह सही हो। तुम सोचकर देखो, गांव में कितने ही अमीर लोग हैं जो भी शहर घूमने जा सकते हैं, उनके पास कुछ न कुछ पैसा तो होगा ही। हम दूसरे गांवों में खरीदार ढूंढने के बजाय जल्दी ब्लैक मार्केट चले जाएं, एक उचित जगह ढूंढकर स्टॉल लगाते हैं। चाचा झाओ की बात वास्तव में कुछ सच्चाई तो है, परंतु यह उपयुक्त नहीं है। हमारा मांस बेचने की योजना, समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है। आओ आओ, सुअर का मांस लो, ताजा सुअर का मांस स्वादिष्ट और सस्ता। बुजुर्ग, हम तो गैरकानूनी मांस बेच रहे हैं, तुम इस तरह चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं? अरे यार, डर किस बात का है? अभी भले ही खुलकर धंधा नहीं कर सकते, लेकिन पहले जैसा सख्त नहीं रहा। चिंता मत करो भैया, हमारा मांस जरूर जल्दी बिकेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह लो, मांस लो, ताजा सुअर का मांस। अरे दीदी, लड़के, यह मांस कितने का है? देखो ग्राहक आ ही गया। दीदी, हमारा मांस सस्ता है, चर्बी वाला दुबला मांस नहीं चाहिए। यह कीमत तो ठीक है, पर तुम्हारा मांस ताजा है ना, कहीं बासी तो नहीं है? दीदी, हमारा यह मांस हमारे अपने घर में पले अनाज चारे वाले सुअर का है, आज दोपहर ही काटा गया है। आप देखिए, यह सुअर का अंतड़ी ताजा है या नहीं? बुरा नहीं है, देखने में काफी ताजा लग रहा है। ऐसा करते हैं, आप हर चीज से 5 किलो दे दीजिए, घर में बहुत लोग हैं, खूब खाते हैं। नए साल के लिए थोड़ा मांस खरीद लो। ठीक है। दूजे भैया, भैया इतनी देर क्यों खड़े हो, जल्दी से दीदी का सामान तोलो। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है दीदी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, यह सुअर का खून आपको भेंट है, पैसे नहीं लगेंगे। इसे ले जाइए और सूप बनाकर पीजिए, खट्टी सब्जी के साथ बेमिसाल स्वाद आएगा।
अरे तुम यह नौजवान, व्यापार करने में तो माहिर हो। जब तुम इतनी उदार हो, दीदी घर जाकर तुम्हारी खूब प्रशंसा करेगी। अरे तुम थोड़ी देर में तो नहीं जा रहे? अगर नहीं जा रहे तो दीदी तुम्हारी मेहरबानी। ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारा प्रचार करता हूँ। ठीक है, आप धीरे धीरे जाइए। हाँ हाँ हाँ। वाह, हे। दूजे भैया, क्या तुम्हें भूख लगी है? तीसरे भैया, इतनी दूर से गाड़ी खींच कर लाए। अगर मुझे भूख नहीं है तो मैं गधा हूं या फिर उत्पादन दल की भैंस। भैया, तो तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाता हूं। अच्छा। आ गया दूजे भैया। हाँ, कैसे हैं? क्या ये सुअर के अंतरे नहीं हैं? हाँ, तुमने इतना स्वादिष्ट कैसे बनाया? भाई तुम क्या बना रहे हो? इतना स्वादिष्ट क्यों है? अरे भाई साहब, मैं खाना बना रहा हूँ। यह 5 मसालों वाला सुअर की अंतड़ियों का सूप है। कितना सुगंधित है न? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह बिल्कुल यूनाइटेड होटल के खाने से भी बेहतर है। लो तुम भी चखकर देखो। यह तो मुझे शर्मिंदा कर देगा। कोई बात नहीं, आप बस खाइए, इस बर्तन में अभी बहुत है। हम दोनों भाई इतना नहीं खा सकते। अरे ठीक है भाई, फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। मैं वहां नूडल्स बेचता हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर आप जाइए। मांस लो, ताजा मांस। छोटे भाई, अरे यह क्या चीज है? क्या यह बेचने के लिए है? भाई साहब, यह हम दो भाइयों ने अपने खाने के लिए बनाया है। अगर आपकी शर्म ना हो तो यहाँ एक कटोरा है। मैं आपके लिए एक कटोरी भरकर लाता हूँ, चखिए। यह व्यक्ति इतने औपचारिक कपड़े पहने हुए है, न तो सरकारी अधिकारी है तो फिर कोई खास व्यक्ति ही होगा। इसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। आइए, यह कैसे चलेगा? आज मैं भी मांस नहीं खरीदूंगा। वास्तव में नहीं तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। एक कटोरी 8 माओ कैसा रहेगा? तुम्हारा यह सचमुच अच्छी खुशबू आ रही है। शहर के ल्यूसी का कटापिटा मांस का सूप, पर तुम्हारी यह खुशबू। भैया, यह तो मेरी पुश्तैनी कला है। खुशबू तो निश्चित ही स्वाभाविक है। मैंने कहा था पैसे नहीं लूंगा, तो फिर बिल्कुल नहीं लूंगा। आप यह पैसा वापस रख लीजिए। आगे जब भी मांस खरीदना हो तो बस मेरी दुकान पर आ जाना। लो। ठीक है भैया, मुझे लगता है तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। क्योंकि तुम पैसे नहीं ले रहे तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है, एक बात सुनो भैया, तेरी चीज मुफ्त में नहीं खाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें एक काम दिलवाता हूँ, कैसा रहेगा? भैया, मैं आपको यह सूप भेंट कर रहा हूँ, बदले में कुछ पाने की इच्छा से नहीं। लेकिन अगर आप मुझे काम दिलवा दें तो यह छोटा भाई आगे जरूर खूब आपका एहसान याद रखेगा। भैया, मैं तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। क्या यह मांस तुम हमेशा बेचते हो? भाई साहब, मेरा उपनाम वो है। नाम वो जीफेंग है। मैं शियायुआन गांव के वुजियावान से हूँ। मेरे एक चाचा सुअर पालते हैं। मैं हूँ मांस बेचने आया हूँ। मेरे यहाँ का मांस हमेशा उपलब्ध रहता है। अच्छी बात है। मेरे कारखाने को हमेशा मांस चाहिए। चांगफेंग शराब कारखाना, तुम्हें पता है? नानयान काउंटी की सबसे बड़ी शराब फैक्ट्री। बिल्कुल जानता हूँ। यह 80 का दशक है। मध्य चीन क्षेत्र सबसे ज्यादा बिकने वाली शराबों में से एक। मैं कैसे नहीं जान सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिख देता हूँ। कल अगर मांस मिले तो सुबह होते ही लॉजिस्टिक्स विभाग में सामान पहुंचा देना। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सख्त लग रही है। ठीक है, लो। शेन दादा, इस कागज के टुकड़े के आधार पर चांगफेंग वाइनरी के लोग क्या मानेंगे? चिंता मत करो जीफेंग भाई, तुम्हें गारंटी देता हूँ, जरूर काम आएगा। पहली बार भेजने पर तुम लॉजिस्टिक्स विभाग में जाओ। निदेशक है चांदगुई, बस इतना ही काफी है। हर बार देख लेना कितनी मात्रा में भेजना है। बिल चुकाने की बात हो तो उससे दिन के हिसाब से भुगतान ले लेना। अरे ठीक है भैया, तो फिर आपका बहुत शुक्रिया। आपको पर्याप्त खाना मिल रहा है। अगर कम पड़े तो भाई और परोस देता हूँ। अरे बस बस, काफी है। रात का खाना खाकर ही निकला था। यह एक कटोरा तो मेरी तो छाती भर गई। हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ जीफेंग भाई, तुम्हारी यह सूप की रेसिपी वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इस हुनर के साथ तुम वो कियाओ कस्बे में एक रेस्तरां खोल सकते हो। दुकान की बिक्री निश्चित ही अच्छी रहेगी। बड़े भाई, मैं भी एक दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर किसी का साथ नहीं है तो अनुमति नहीं मिल पाती। यह तो आसान बात है। आज मैंने तुम्हारा एक कटोरा सूप पिया है। कल मांस पहुंचाने के बाद फैक्ट्री के दफ्तर की दूसरी मंजिल पर आना। अगर नहीं ढूंढ पाओ तो उसे तुम्हें यहां लाने दो। अरे तो फिर भैया का बहुत शुक्रिया। अगर यह दुकान खुल गई, आप सूप पीने आइए, सब कुछ मुफ्त। अरे अरे,
ठीक है, तो मैं चला। अरे अच्छा, अलविदा, धीरे से जाना भैया शेन। हे। तीसरे भाई, यह मांस बिक चुका है, अब हम क्या करें? घर चले क्या? कसीनो में जाकर कुछ दाव लगाएं। दूजे भैया, भैया, कसीनो वाली जगह मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है, यह बुरी आदत। हमारा क्या, पहले घर जाकर सोते हैं। कल सुबह 6 बजे हम फिर झाओ परिवार जाएंगे सुअर मारने में मदद करने। कल के मांस की बिक्री की चिंता अब और नहीं है। कल सुबह तुम शहर जाओ, अगर जल्दी हुई तो शाम तक एक सुअर और बेच सकेंगे। हाँ? अरे लाओसान, क्या उस आदमी पर सच में भरोसा किया जा सकता है? हमने उसे आज पहली बार देखा है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है? चिंता मत करो दादा, यह धंधा मैं चला रहा हूँ, फायदा या नुकसान की चिंता मत करो। तुम्हें बस मैंने जो कुछ काम दिए हैं वे ठीक से करो, बस इतना ही काफी है। अगर सही मौका आया तो उस समय हम भाई लोग सबको व्यापार करना पड़ेगा। उन चंद बीघे जमीन पर निर्भर मत रहो, नहीं तो इस तरह सब भूखे मर जाएंगे। अरे तीसरे भाई, आज रात तुमने कितना कमाया? कमाया कमाया कमाया? ज्यादा नहीं पर कम भी नहीं, अभी भी कम है। भैया की बढ़ीगिरी से 10 गुना ज्यादा है। तीसरे भैया, क्या भैया फिर आजाद हो पाएंगे? यह सब तुम पर निर्भर है। चिंता मत करो दादा, मुझे बस 5 दिन और दो, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पैसे जुटा लूंगा। हाँ, पर अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। यह क्या बात है इतनी गंभीर? बस इतना कि हमने कितना पैसा कमाया है। बिल्कुल भी दादा और भाभी को नहीं बताना, और न ही श्वेलान को कहना। बाहर वालों की बात तो और भी ज्यादा गुप्त रखनी है। कैसा रहेगा? कर पाओगे? हाँ? भले ही मांस का धंधा ज्यादा दिन न चले, लेकिन अगर किसी की नजर लग गई तो सच में जेल जाना पड़ेगा। तीसरे, तू चिंता मत कर, तू मेरे चरित्र को जानता है। मैं इस मामले की गंभीरता समझता हूँ, मैं किसी से नहीं कहूंगा। ठीक है, तो चलो वापस सोने चलते हैं। चलो। बहुत अच्छा, बाहर आओ, हम दोनों भाई आ गए हैं। फेंग भैया, तुम लोग आ गए, मेरे बाप को परेशानी पसंद नहीं। कल रात ही सुअर मार दिया, तुम आकर चुन लो। ठीक है, चलो। जाओ भैया। अरे अरे तू आ जाओ, कल का मांस तो बिक गया। अभी नहीं, पर बिकने को ही है। अरे आज तो मैंने एक सौदागर से मुलाकात की, परिवार के रिश्तेदारों ने शादी का भोज रखा है। वे जानते हैं कि मैं मांस बेचता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे काफी मांस मंगवाया। आज थोड़ा ज्यादा ले जाना चाहता हूँ। बात करते समय कुछ छिपा कर रखो, सब कुछ बता दोगे तो तरीका पता चल जाएगा, फिर वे मुझे मांस देना नहीं चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज आज कितना लोगे? मैं सोच रहा हूँ सुअर का मांस 3 पसलियों का लूंगा, सुअर के अंतड़े वगैरह मैं सब ले लूंगा। मेरे उस रिश्तेदार ने कहा है, आज खाने वाले बहुत हैं, ज्यादा मांस लेने की हिम्मत नहीं। यह सुअर के अंतड़े हैं, इसे भी मांसाहारी पकवान माना जाता है, इसलिए ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है, तो बचा हुआ मैं खाद्य केंद्र पर पहुंचा दूंगा। बहुत अच्छा। अरे तुम सब मेरे साथ अंदर आओ, चलो मांस तौल लें। ठीक है, यह रहा, चलो। अच्छा, जा चाचा, टिंग चाचा, जा चाचा, तुम सोचो। चेंग, तो मैं बिस्तर पर जाकर सोता हूँ, तुम लोग खेलो। ठीक है। अरे लो, चल दिए काका। हाँ भैया फिंग, हाँ मैं तो घर पर हूँ, बोरियत से परेशान हूँ, क्या तुम मुझे शहर घुमाने ले चलो ना? बिल्कुल ठीक, मेरी एक बात मान लो, इन दिनों तुम शहर मत जाया करो। कौन जाने कोई तुम्हारा जाल बिछा रहा हो, वो पैसे तुम नहीं लौटाओगे तो वे चैन से नहीं बैठेंगे। भैया फिंग, क्या मैं सच में जीवन भर घर में ही रहूंगी? जाना तो निश्चित है, लेकिन कुछ समय बाद ही, कौन जानता है, कुछ समय बाद मैं शहर में ही कोई अच्छा काम ढूंढ लूंगी। जब तक मैं इस अवधि के काम से निपट लूं, उस समय मैं अकेले तुमसे बात करूंगा। हालांकि अब मैं व्यापार करना चाहता हूं, लेकिन पूंजी अभी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, और इसके अलावा मुझे पहले भैया के मामले को सुलझाना होगा, तभी मैं आधिकारिक तौर पर तैयारी शुरू कर सकता हूं। ठीक है भैया शिनफिंग, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अरे हाँ, कल मेरी बड़ी बहन लौट आई, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं जाना चाहूंगी शहर के सहकारी भंडार में काउंटर क्लर्क की नौकरी। जाओ ना, इतने अच्छे मौके पर तुम्हें क्या संदेह है? मेरी तो कोई ऐसी बहन है ही नहीं,
वरना यह चीज कौन बेचना चाहेगा। आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति में निश्चित वेतन लेना लक्ष्य नहीं है। मुख्य बात यह है कि वहां पर संपर्क बढ़ाने का मौका मिलता है। जब 1983 में आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति भंग हो जाएगी, तभी मौका मिलेगा संभालने का डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रवेश द्वार की जिम्मेदारी की। फेंग भैया, मैं बस यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं। तुम तो जैसे भविष्यवक्ता हो और बहुत अनुभवी भी हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उपयुक्त हूं तो जाऊंगा। कल मैं अपनी दीदी से कहूंगा, मेरे जीजा जी को बता दूंगी। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। मैं पहले मांस पहुंचाना है। चल दिए। अरे, पहुंच गए दादा, मेरा इंतजार करो। दादा, हाँ, मैं कारखाने में मांस पहुंचाता हूं, कृपया थोड़ी सहूलियत दीजिए। दरवाजा खोलो। अरे तू कौन है? चांगफेंग डिस्टिलरी का चौकीदार हूं। अरे तू कौन है? मुझे हुक्म देने की हिम्मत? भैया, आप नाराज न हो। आइए, एक सिगरेट पी लूं। अरे, मैं आपके हे चांदगुई के साथ हूं। डायरेक्टर ही ने अनुमति दे दी है। आज सुबह मांस देने आया था। बड़े बाबू तो ठीक हैं, पर छोटे बाबू सताते हैं। कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन वे मुझे तंग करेंगे। मैं भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। अरे छोटे भाई, रेड टावर पहाड़ पी रहे हो? यह सिगरेट पीने में स्वाद अच्छा लगता है। ओह, हे, बड़े भाई, तुम्हें पसंद है? ले लो। अरे, मैं इसे दोस्ती की शुरुआत मानता हूं। छोटे भाई, तुम्हें तो तौर तरीके समझ हैं। अगली बार मांस लेकर फिर आना। बस मेरा नाम हूं योंग बता देना। डिस्टिलरी सुरक्षा विभाग के कर्मचारी सब मेरी इज्जत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं जाता हूं। चलो। चांगफेंग वाइनरी का चावल खरीदार, चांगशिंग स्टोर, चांगफेंग वाइनरी कैंटीन का लॉजिस्टिक्स प्रमुख। अरे, तुम हो? नमस्ते, मैं वू जीफेंग हूं। ओह, तो आप ही वू जीफेंग हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वह डायरेक्टर शेन खुद मुझे समझा गए हैं। ओह, तनाव मत लो। आओ बैठो बैठो। अरे वाह, बढ़िया। प्रमुख है, भैया वेनहाओ ने कहा कि मुझे आज आना है। कारखाने के कैंटीन को मांस पहुंचाना। मांस ले आया हूं, बिल्कुल नीचे कैंटीन के दरवाजे पर। आप देखिए, सामान जांचना चाहेंगे? हाँ हाँ। भाई जीफेंग, ऐसे आगे से आप भी मुझे डायरेक्टर न कहें। मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूं। तुम मुझे चांद भैया कह सकते हो, क्योंकि यह कारखाना प्रबंधक शेन ने खुद व्यवस्था की है। यह काम मैं निश्चित रूप से करूंगा। ऐसा करते हैं। चलो, तुम्हारे साथ देखने चलता हूं। छोटे वेन, पहले आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। अच्छा, आइए डॉक्टर है आप पहले। जी, आइए डॉक्टर है। भैया, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह डिस्टिलरी के लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख हैं। प्रमुख है, और यह ये वेन हैं। आगे से मांस पहुंचाने जैसे काम मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा। दूसरे भैया का परिचय कराने आया हूं, तब हम यह काम उसे सौंप सकते हैं। जी फेंग, यह मांस तो अभी हाल ही में काटा गया है न? ये भैया, ये दादा, ये भैया, ये दादा। दूसरे भैया को विदा करें। अच्छा अच्छा। हे प्रभारी, आप देखिए। हाँ, भोर में ही काटा गया है। अब तक 5 घंटे भी नहीं हुए। क्योंकि शेन भैया ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनकी प्रतिष्ठा नहीं गिरा सकता। बहुत अच्छा, मैनेजर शेन ने सही व्यक्ति को चुना। अरे ये सारा मांस, क्या तुम इसे सब मेरे पास भेजने वाले हो, या फिर क्या? आप कितना लेंगे देखिए, बाकी मैं ले जाऊंगा। रेनमिन रोड पर बेच सकते हैं। कोई बात नहीं, चलो ऐसा करते हैं। ये 3 सुअर के मांस के टुकड़े मेरे अनुमान से 300 किलो के करीब होंगे। लेकिन मेरे कैंटीन को एक बार में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 हिस्से चाहिए। 2 दिन के लिए काफी है। भैया, तुम अपना यह मांस देखो, क्या दाम लगाने की सोच रहे हो? हे डायरेक्टर, यह कीमत तो आप जैसा ठीक समझें। आपकी जो आज्ञा हो। व्यापार करना है न? दीर्घकालिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, तात्कालिक लाभ नहीं, यही मुख्य बात है। ठीक है, छोटे पत्ते, उसे तौलने ले जाओ। अच्छा। अरे वाह। जी फेंग, छे, अब बात यहां तक आ ही गई है, तो मैं वैसा ही करूंगा जैसे पहले कारखाने में। सप्लाई कोऑपरेटिव सीधे देता था। छे, लेकिन टिकट का यह मामला थोड़ा पेचीदा है। अगर आपको टिकट नहीं चाहिए तो फालतू टिकट मैं आपको 2 माओ किलो और छूट दूंगा। आप क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगे डायरेक्टर है। यह कीमत पहले ही बहुत ज्यादा है। मैं आपका दिल से आभारी हूं।
हाँ हाँ हाँ, एक बार हाथ बदलने पर 3 मौके बढ़ गए। क्या यह बहुत मुनाफा नहीं है? प्रभारी है 2 सुअर के मांस के टुकड़े। यह सूची है। ठीक है, बाद में आप पैसे सीधे जीफेंग को दे देना। ठीक है जीफेंग, अब से सुअर का मांस हर 2 दिन में देना। 2 दिन का लगभग काफी होगा, लेकिन हर बार नकद देना मुश्किल है। क्यों न ऐसा करें, हम 15 दिन में एक बार निपटा लें। तुम क्या सोचती हो? ठीक है, कोई बात नहीं। चांगफेंग डिस्टिलरी की प्रतिष्ठा, मैं अभी भी उस पर भरोसा करता हूं। इसके अलावा इन कुछ सालों में वे तेजी से बढ़ रहे हैं। सुअर के मांस की यह रकम तो बहुत मामूली है, तो ऐसा ही तय है। अरे ये शाओये, ठीक है। इसके बाद अगर जीफेंग मांस लेकर आए तो तुम सीधे आकर उसकी मदद कर देना। अच्छा, तो हम ऐसे ही करते हैं। 10 बजे फैक्ट्री में अधिकारियों की एक बैठक है, मुझे बैठक में जाना है। तुम नौजवान लोग पहले बातचीत करो, ठीक है? हाँ, तो आप पहले अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये वेंग, आगे से मांस पहुंचाने का काम आपको ही करना होगा। यह कैसी बात करते हैं? मेहनत की बात छोड़िए, यह तो मेरा काम है। ठीक है, आप पहले अपना काम करें, तो मैं पहले चलता हूं। आप धीरे से जाइए। अरे जीफेंग, मैंने देखा तुमने उस येवेन को लाल लिफाफा दिया। कैसे? अरे डायरेक्टर हे को कुछ देने की जरूरत नहीं है। भैया, यह तुम नहीं समझोगे। डायरेक्टर हे ये वेन को तो नियंत्रित करते हैं, पर सामान लेने वाली तो ये वेन ही है। अगर हमने उनसे अच्छे संबंध नहीं बनाए तो आगे मांस भेजने का काम इतना आसान नहीं रहेगा। अरे देखो, तो क्या तुम नहीं जानते उन शेन वेनहाओ को? क्या वह फैक्ट्री मैनेजर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता? जानता तो हूं, पर सिर्फ जानता हूं। अगर वह मुझे यहां ला सकते तो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा। वह तुम्हारा रिश्तेदार भी तो नहीं है। नहीं, वह तुम्हारा हमवतन है। फिर उसका क्या अधिकार है न? तो मेरी नजर में उन्हें भेंट देने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से तो वह है डायरेक्टर को भेंट देनी चाहिए। भैया, उपहार देने की बात करना तो फुहरपन है, और अभी का मौका ठीक नहीं है। हमें अभी सबसे जरूरी काम यह करना चाहिए, वह है अपनी वो जी की दुकान की फिर से शुरू करना। अच्छा अच्छा, चलो घर चलते हैं। भैया, आज से वो जी का सूप स्टॉल खुल गया है। बेशक यह सिर्फ लंबी यात्रा का पहला कदम है। आगे चलकर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करूंगा, विश्वव्यापी बनूंगा। वो समूह, तीसरे भाई समूह वगैरह मैं नहीं समझता, लेकिन आज हम लोग सच में सुअर की अंतड़ियां बेचने वाले हैं। भैया, तुम हमेशा सुअर की अंतड़ियां कहते रहते हो। अब इसका एक नाम है, वो की ऑफल सूप। तुम हमेशा सुअर के आंतकलेजे की बात करते हो, दूसरे सुनकर कैसे भूख लगेगी? नाम क्या है यह मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण यह है, क्या यह सचमुच इतना मुनाफा कमाता है? बस स्वादिष्ट होना चाहिए तो निश्चित रूप से मुनाफा होगा। चलो देखते हैं। ओह, चलो काम पर चलते हैं। भाई, अरे भैया, तुम यहाँ कलेजी का सूप बना रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, इसकी खुशबू बहुत लजीज है। यह तो मेरे आंगन में उड़कर आ गया। कितने का है? भैया, हमारे यहाँ सस्ता मिलता है। प्याओ 8 माओ का, छोटी सब्जी 2 माओ, सूप मुफ्त है। अच्छा, 1 कटोरी दो। लाओ भैया, लाई भैया। हाँ, भैया हरा प्याज डालूं? ठीक है। वाह, कितना सुगंधित है। हे। भैया, बस आपको पसंद आए। छोटे भैया, मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। यहाँ दुकान लगाने का यह पहला दिन है ना? हाँ सही। भैया, हम दोनों भाई हैं, आज पहली बार यहाँ आए हैं। सुनो भैया, यहाँ आसपास किराए के घर मिलते हैं क्या? हम दोनों एक घर किराए पर लेना चाहते हैं। कुछ सामान रख दो। अरे क्या संयोग है, मुझे वाकई एक जगह पता है। किराए पर लेना चाहते हैं? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, मेरे साथ चलकर देखो। वाह, बहुत बढ़िया, फिर आपकी मेहरबानी होगी। दो दादा, दो। मैं वहां जाकर देखती हूँ। चाची सोंग, क्या आप घर पर हैं? मुझे आपसे कुछ काम है। यह घर सोंग जी का है। उसका बेटा शहर के उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो में अधिकारी है। उनका विभाग है न? कुछ दिन पहले ही घर का आवंटन हुआ है।
इस पुराने घर को किराए पर देने का विचार है। पहले आप देख लें कि ठीक है या नहीं। तुम पिंगशान के भतीजे हो न? चाय तेली गली का निवासी पिंगशान के भतीजे हो न? चाय तेली गली का निवासी चाची से क्या काम है? मेरे सामने यह छोटा भाई कमरा किराए पर लेना चाहता है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। यह घर चाची सोम की है, पहले देख लो कि ठीक है या नहीं। बेटा, तुम किस गांव के हो? तुम्हारा नाम क्या है? यह कमरा किराए पर लेकर क्या करने का इरादा है? बुआ जी, सच कहूं तो मैंने यह घर किराए पर लिया है, बस कुछ सामान रखने के लिए, साथ ही बीवी बच्चों को लाने के लिए, ताकि देखभाल आसान हो। चाची सोम वे कलेजी का सूप बेचते हैं और स्वाद बहुत अच्छा है। आज उसके यहाँ बातचीत हो ही गई। उसने कहा कि वह किराए का घर ढूंढ रहा है, तो मैं उसे यहाँ ले आया। अगर कोई आम आदमी होता तो मैं आपके पास नहीं लाता। छोटे बस जब तक तुम्हारा काम ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं। आपको कैसा लगता है? ठीक है दादी, जब आप तैयार हैं मैं कभी भी आपको किराया दे सकता हूँ। पहले आपको 6 महीने का किराया देता हूँ। आपको कैसा लगता है? ठीक है। अच्छा, आओ, यह 6 महीने का किराया है। बहुत अच्छा जवान आदमी, तो चाबी सीधे तुम्हें देती हूँ। मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम हो तो सीधे वाणिज्यिक ब्यूरो जाना, छात्रावास में मुझे ढूंढ लेना। गाओ भैया, आओ। अरे, मकान देखने का क्या हाल है? मकान का सौदा तय हो गया। पैसे मैंने दे दिए हैं, पहले 6 महीने का किराया यहाँ है। हाँ? अरे, चौक सूप पूरी तरह बिक चुका है। लाओ सान, तुमने जो बनाया वह स्वादिष्ट था। अभी अभी हमारी यह दुकान लंबी कतार लग गई थी और वह टोकरी में सुअर का मांस मैंने 10 से अधिक किलो बेच दिया। मैं देखता हूँ, सारा पैसा यही है। कुल 17 किलो दुबला मांस और 12 किलो चर्बी है। भैया, दूसरे भैया, क्या तुम पागल हो गए हो? दिन में भी तुम मांस बेचने की हिम्मत करते हो? मैं कल रात वापस जाते समय मैंने तुमसे कहा था ना, दिन में केवल सूप बिकता है। सुअर के मांस पर सख्त नियंत्रण है। अगर किसी की नजर लग गई तो हम सब जेल में डाल दिए जाएंगे। चलो चलो चलो, सामान समेटो, जल्दी से वापस चलो। जीफेंग भाई, चाय तेल गली के इस इलाके में गश्ती दल कम आते हैं। तुम्हारे दूसरे भाई ने भी खुलेआम स्टॉल नहीं लगाया, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। पिंगशन भाई, सावधानी हमेशा सुरक्षित रखती है। यह मेरी सारी जमा पूंजी है, नुकसान उठाने की स्थिति नहीं है। बाद में मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। चलो सामान समेटते हैं, नहीं तो मैं यहाँ रुककर देखभाल करता हूँ। अचानक कोई आ गया तो मैं आपको बचाने का प्रबंध कर सकूंगा। अच्छा, तो फिर आपका बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई, इंस्पेक्टर यहाँ आसपास है क्या? इंस्पेक्टर ने मांस बेचने वाले को देखा है। इंस्पेक्टर हाथ गाड़ी भी धकेल रहा था। नहीं नहीं, मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ, किसी मांस विक्रेता को नहीं देखा। निरीक्षक दल नायक, उस मादरचोद माम बेनतीये। निरीक्षक दल नायक, क्या आपने नहीं कहा था कि कोई यहाँ गैरकानूनी मांस बेच रहा है? तो आदमी कहाँ है? क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? नायक जी, झूठ बोलूं तो तेरा पोता बनूं। मैंने अपनी आंखों से देखा था। 10 मिनट भी नहीं हुए, एक गाड़ी खींचते मांस विक्रेता ने, इन शायद किसी गांव से आया है। गाड़ी पर कम से कम 2 सुअर के मांस के हिस्से हैं, बांस की टोकरी से ढके हुए। मैंने कई खरीदार भी देखे, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। नहीं तो आसपास के घरों में खोजबीन करो, लगभग पक्का मिल जाएगा। मैं तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। क्या दिनदहाड़े तुम घर में जबरदस्ती घुस रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम समझते हो कि तुम पुलिस हो? अरे मैं तुम्हें हिम्मत दिखाता हूँ, तू जाकर देख। अरे, मुझे बाद में मत कहना कि मैंने तुझे चेताया नहीं। दिन में निकलने वाला चूहा होता है, पकड़ा तब माना जाएगा। अगर नहीं पकड़ पाया तो खुद को ही कोसना। 3 कोको है। अरे कोको मत बनो, उस सटोरिये को पकड़ने का बहुत मन कर रहा है। तुम रात को जाना, पक्का पकड़ पाओगे। 3 दिन में चूहा है, रात में बिल्ली बन जाता है। यह बिल्ली तो चोट पहुंचाती है। मैं तो मरना नहीं चाहता। तो फिर बात खत्म हुई ना? हाँ, आज से शुरू करके। मावंतिये, तुम यहाँ अक्सर आया करो। अगर सच में पकड़ा गया तो मुरो, तुम्हें ज्यादा मांस दूंगा। कप्तान शुक्रिया। चलो। पत्नी, लौट आया। आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? बिल्कुल सही समय पर। तुम आजमा कर देखो,
देखो यह कपड़ा ठीक बैठता है या नहीं। क्या हुआ है शिवलाल? मैंने कपड़ा और रुई खरीदी है, अपने लिए कपड़े नहीं सिलवाए हैं। यह तुम्हारे और बच्चे के लिए है। 2 कपड़े सिलवाने के लिए तुमने मेरे लिए कैसे बना दिया? तुम सुबह शाम बाहर रहते हो, मुझे डर है कि तुम सर्दी से बीमार हो जाओगे। मैं और बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। रुई के कपड़े क्यों चाहिए? आओ आजमाओ। मुझे पता था। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद तुम्हें शिवलाल। मैं वू ज़ीफेंग इस जन्म में तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। बहू, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ और एक बुरी खबर भी है। तुम पहले कौन सी सुनोगी? पहले बुरी खबर सुन लो। बुरी खबर यह है, मैं सोच रहा हूं कि हमारे इस घर को दूसरे भाई को दे दूं। ज़ीफेंग, तुमने हमारा घर दूसरे भाई को दे दिया, फिर हम तीनों का क्या होगा? क्या हमारा जीवन साथ चलेगा? अरे बाबरी बहू मेरी, क्या यह एक अच्छी खबर नहीं है? क्या तुम अच्छी खबर सुनना नहीं चाहती? तो वह अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि मैं कल घर बदलने जा रहा हूं। मैंने शहर में एक घर किराए पर लिया है। 1 और महीना रुक जाओ, फिर इसे खरीद लेना। उस समय हम तीनों परिवार वाले कस्बे में जाकर रहेंगे। छोटे ही कहाँ है, वह जल्द ही प्ले स्कूल जाएगा। इस तरह उन दोनों भाइयों की पढ़ाई की स्थिति यह बेहतर होगा। जी, इसे खरीद लो। उसकी कीमत कितनी होगी? क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? देखो, यह पैसा मैंने इस दौरान कमाया है। लो। ज़ीफेंग, सच बताओ, यह पैसा तुम्हें कहां से मिला? क्या तुम फिर से वही चोरी छिपे काम करने गए थे? मैं तो व्यापार कर रहा हूं। अरे बेवकूफ बीवी, तुम अब भी सोच रही हो हमारी उस छोटी सी जमीन के बारे में। चाहे खेत कितनी भी अच्छी तरह जोत लो, साल तुम्हारे पति का व्यापार है ना, पल भर में कमा लेंगे। ठीक है ठीक है, रोना बंद करो, बच्चा जाग जाएगा। कल सुबह तक मैं दूसरे भाई को झाओ परिवार से मांस लाने भेजूंगा। मैं घर पर ही तुम्हारे और बच्चे के साथ रहूंगी। साथ ही जो सामान ले जाना है उसे तैयार कर लो। दोपहर का खाना खाने के बाद हम सामान शहर में पहुंचा देंगे। उस समय तुम मत भूलना, बस कहना कि हमने घर किराए पर ले लिया है। बाकी कुछ मत कहना। अब मैं बस चुपचाप पैसा कमाना चाहता हूँ, किसी की नजर में नहीं आना चाहता। मुझे फिक्र नहीं तुम भविष्य में कितना भी पैसा कमाओ, पर मैं एक शांत जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे वादा करोगे? चिंता मत करो श्वेता, मुश्किल दिन अब बीत गए हैं। हमारा जीवन दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। मैं वो ज़ीफेंग इस जन्म में सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। पिछले जन्म में मेरा दिमाग खराब हो गया था, इस जन्म में मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। वो ज़ीफेंग के पड़ोसी, अरे वो लाओसांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बड़ा हंगामा। क्या तुम घर बदल रहे हो? तुम्हारी हार से सब कुछ बर्बाद न हो जाए। क्या तुमने घर बेच दिया? क्या हुआ सुन एरपी, क्या मैं तुम्हारी आंखों में खटक रहा हूँ या तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन रहा हूँ? मेरे घर बदलने से तुम्हें क्या? तीसरे भैया, पिछले जन्म में तुम्हारी ज़बान की वजह से सुन एरपी को मैंने कई बार पीटा, अब भी वह मुझसे उलझने की हिम्मत करता है। मेरे रास्ते में मत आओ। अरे तीसरे भैया, तुम्हारी यह ज़बान ही है, जहां माफ करना चाहिए वहां माफ कर दो। अरे इसके अलावा तुम जा रहे हो। मुझे उनके साथ पड़ोसी बनकर रहना है, चाहे ऊपर देखो या नीचे झुको। उस समय मैं गांव में भी तंग किया जाऊंगा। भैया तुम क्यों डरते हो? मैं वुकियाओ कस्बे में हूं ही, कोई बात हो तो मुझे बता देना, मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। तीसरे भाई, भैया मैं तुम्हें समझाता हूं, यह सुनदालिन आदमी सचमुच बेकार है। उनका परिवार गांव में, वह तो एक बहुत बड़ा परिवार है। उस समय वह सच में नाराज हो जाएगा। तुम और तुम्हारे दूसरे भाई, वे सबसे पहले प्रभावित होंगे। अरे भैया, हर समस्या का एक समाधान होता है, इस बात से मत डरो। उस समय तो सुन परिवार सुन एरपी की इस बात के कारण तुम्हें परेशान कर रहा है। जब समय आएगा उनके पूरे सुन परिवार को पूरी तरह से काबू में कर लेंगे, और आश्वस्त रहो। ठीक है ठीक है ठीक। लाओसान, भैया ये तो बस ऐसे ही कह दिया, आज तो तुम्हारे नए घर का शुभ दिन है। वो क्या है? ये सब बुरी बातें अब छोड़ो, अभी दिन भी चढ़ा ही है। हम इन 2 गाड़ियों को पहले ले चलते हैं, वहां पहुंचा देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। चाचा झाओ। हाँ चाचा, हम तुमसे मांस लेने आए हैं। क्या? पिछले दिन ली गई वो 3 कटे हुए मांस
सब बिक चुके हैं। बहुत भाग्यशाली हो तुम। अरे वाह, तुम सच में कमाल के हो। तो फिर चाचा ज्यादा नहीं पूछेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, सुअर लेने की बात अभी जल्दी नहीं है। चाचा की एक मदद चाहिए थी तुमसे। पता नहीं तुम मानोगे कि नहीं। काका, आप जो भी कहें वो जीफिंग कर सकता है। बिल्कुल शानदार तरीके से करके दिखाऊंगा। अरे हे, ये यह लड़का अब छोटा तो है नहीं, पहले तो हमेशा गलत रास्ते पर चलता था। बस आपसे उम्मीद है कि आप उसकी मदद करेंगे, सही रास्ते पर ले आएंगे। अरे यह बच्चा तो बेवकूफ भी नहीं है, बस थोड़ा आलसी है। और एक बात है, उसकी मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। चाचा, आप चिंता न करें, बिल्कुल सहमति है। वह मेरा भाई है। आप उसे मेरे साथ काम करने देना चाहते हैं, मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं खुद भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। कुछ समय पहले क्या मैंने ही से नहीं सुना? डीजी ने उसे आपूर्ति और विपणन समिति में नियुक्त किया था। क्या दुकानदार बनूंगा? यह तो ब्लैक मार्केट में मेरे साथ धंधा करने से कहीं बेहतर है। वह बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। मैंने उसकी बहन से सुना है, अगर यह काम हो गया तो काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। हुआ जिन, उसकी बहन तो केवल उपनिदेशक है, बात करने का कोई फायदा नहीं। क्या यह निदेशक काम का है? चाचा झाओ, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन यह काम हो सकता है और यह मौका हाथ से न जाने पाए। एक बार गया तो लौटकर नहीं आएगा। ओह, तो क्या दिखावा कर रहा है? जियाओ चाचा, हालांकि हम आम लोग हैं, लेकिन देश की नीतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने कुछ समय पहले सुना था, तटीय इलाकों की आपूर्ति और विपणन सहकारी समितियां पहले ही कुछ बंद हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि हमारे वुकियाओ कस्बे की आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल और टिक पाएगी, फिर बंद भी हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे वुकियाओ कस्बे की आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल और टिक पाएगी, फिर बंद भी हो जाएगी। यह सहकारी समिति भी बंद हो जाएगी, तो मैंने उसके लिए यह स्थायी पद खरीदने में पैसे क्यों खर्च किए? तब भी तो वह वापस आकर मां बाप पर ही निर्भर रहेगा। हाँ, अगर यह सप्लाई कोऑपरेटिव बंद नहीं होता तो मैं ही को वहां जाने की सलाह नहीं देता। आप सोचिए, अगर सप्लाई कोऑपरेटिव बंद हो जाता है तो जो दुकान का स्थान बचेगा और आपूर्ति मार्ग भी, कोई न कोई तो काम। आप क्या सोचते हैं? क्या अधिकारी चाहेंगे कि उनका अपना आदमी काम संभाले या बाहर का कोई आदमी ले ले? अपना आदमी तो अपना ही होता है। हाँ, बिल्कुल सही। अब तुम ऐसा कहते हो, ताऊ समझ गया क्या मामला है। जरा रुको, जोर लगाओ। उस समय थोड़ा और पैसा खर्च करूंगा तो भी मैं राजी हूं। हाँ, यही तो सही बात है। हाँ 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 हाँ। अरे भैया शेन, भाई वो धंधा तो बढ़िया चल रहा है। भैया शेन, आपने मुझे क्यों बुलाया है? अभी मैं कुछ ज्यादा व्यस्त नहीं हूं। जब तक मैं कर सकता हूं, मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करूंगा। वास्तव में एक बात है जी फेंग, कल मेरे कारखाने में दक्षिण के कुछ व्यापारी आए थे। वे सहयोग पर बात करने आए थे। कोई अन्य समस्या नहीं है। हमारे कारखाने के भोजन की व्यवस्था से वे बहुत संतुष्ट नहीं हैं। 2 बार भोजन करने के बाद उन्होंने ज्यादा नहीं खाया। शायद हमारे यहाँ का खाना उनकी पसंद के अनुकूल नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी कोरमा बनाने की कला अच्छी है। मैं तुमसे यही पूछना चाहता था, क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो? शेन दादा, क्या यह सौदा बहुत महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। अगर यह सफलतापूर्वक तय हो जाता है तो कारखाने की अगले साल की बिक्री योजना बहुत पहले ही पूरी हो जाएगी। इसलिए ही तो मैं भी भोजन के मामले में इस छोटी सी बात पर दिक्कत नहीं चाहता। क्या उन्हें मांस खाना पसंद है? क्या उन्हें मांस खाना पसंद है? अगर सिर्फ मांस खाना पसंद है तो फिर आसान है। मैंने लाओहे से चुपके से पूछवाया है। उन्हें जंगली शिकार का मांस पसंद है। जंगली मांस? यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक तरकीब है। मेरा एक दोस्त शिकारी है। मैं कल जाकर देखता हूं। कल दोपहर तक इस सामान को तुम्हारे कारखाने पहुंचा दूंगा। सुन जीवो के घर लियू जिया दार्लिंग के ठीक बगल में है। जंगली शिकार की कभी कमी नहीं। बहुत बढ़िया जी फेंग, पैसे की कोई चिंता नहीं। सीधे रसोई में पहुंचा देना। लाओहे को ढूंढ लेना। लेकिन बेहतर होगा अगर यह गारंटी हो, रोज ताजा शिकार मिले। फिर तो बात ही क्या है। कोई बात नहीं, कल सुबह ही मैं दौड़ा चला आऊंगा। आप इसकी चिंता न करें। ठीक है तो भैया, तुम्हारा शुक्रिया। अरे हाँ, तुम्हारे दादा ने कहा था आज तुम शहर में आकर बस गए हो। मुझे अपना पता बताओ ताकि मैं भी तुमसे मिल सकूं। यह घर किराए का है। अगले साल बच्चा प्ले स्कूल जाने लगेगा, इसलिए
हमने जल्दी आने का फैसला किया। ठीक है, मैं याद रखूंगा। अरे हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि दुकान खोलना चाहते हो? जब तक मेरे ये दक्षिणी मेहमान सब चले न जाए, मैं तुम्हारे लिए कुछ दोस्तों से पूछता हूँ। तुम खुद भी समय निकालकर कोई दुकान देख लो। कागजी कार्रवाई का काम बहुत मुश्किल नहीं है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है शेन दादा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है शेन दादा। तो फिर मैं आप पर भारी पड़ रहा हूँ। बाद में मैं आपको खाने पर बुलाऊंगा। भारी कैसा? दोस्त और भाई के बीच इन बातों की क्या जरूरत है? मिलना जुलना भी तो एक नसीब की बात है। आज तुमने मेरी मदद की, कल मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा शेन दादा, धीरे धीरे जाना। हाँ हाँ लाओसान। हाँ, तुम जिस शिकारी की बात कर रहे हो वह सुन झिवू है। सुन दादा? क्या? बिल्कुल सुन दादा ही हैं। इस काम में वह निपुण हैं। हम बीच में हैं, बस मुनाफा कमाना है। पहाड़ों में जाना है, यह आसान काम नहीं है। हमारे अपने काम भी हैं। सही कहा दूजी भैया। क्या तुम मछली पाल सकते हो? मुझे याद है पिताजी उत्पादन दल में मछली पालते थे। लगता है तुमने भी कुछ तकनीक सीखी है। हाँ, लेकिन मछली पालना भी तकनीक है क्या? ऐसा नहीं है। मैंने सुना है उत्पादन दल की वो कुछ तालाबें नए साल के बाद व्यक्तियों को पट्टे पर दी जाएंगी। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे मन में कोई विचार है? विचार है, निश्चित रूप से विचार है। लेकिन तीसरे भैया, पैसे की जरूरत है। काफी पैसे चाहिए होंगे। दूसरे भैया के पास अभी एक पैसा भी नहीं है। फिर वे किस चीज से इसे संभालेंगे? दूजे भैया के पास अब एक पैसा भी नहीं है। इस हालत में ठेका कैसे लेंगे? पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अकेला ही सब खर्च उठा लूंगा। फिर बड़े भैया को भी साथ ले लेंगे। जब ठेका मिल जाएगा हम तीनों भाई 3 हिस्सों में बांट लेंगे। फिर मैं बिक्री का जिम्मा संभाल लूंगा। तुम बड़े भाई के साथ मिलकर पालन पोषण का काम संभालो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीसरे भाई, पहले ही कह देता हूं, हम सब सगे भाई हैं। केवल तुम्हारा ही नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसा करो, 3 हिस्सों में बराबर बांट लो। जब पैसा कमा लेंगे पहले मूल रकम वापस कर देंगे, फिर मुनाफा बांट लेंगे। ठीक है, काम शुरू करो। हाँ, सुन दादा। हाँ, हम तुमसे जंगली शिकार लेने आए हैं। जी फेंग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैंने अभी एक जंगली सुअर का शिकार किया है। अभी तक उसका खून गर्म है। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। भाई सुन, तुम्हारे पास कितना जंगली शिकार है? मैंने सब ले लिया। जल्दी चाहिए। ठीक है, विदाई देना। भैया सुन, हम चलते हैं। हाँ, सावधानी से जाना, भविष्य में अक्सर आना। ठीक है। प्रमुख है भाई वो, आज मैं बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रमुख है भाई वो, आज मैं बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कारखाना प्रबंधक शेन ने कहा था कि तुम आज जरूर आओगे। कैसे हो? प्रमुख है, सामान वह गाड़ी पर है, कपड़े से ढका हुआ है। यह चीज हालांकि गैरकानूनी नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कोई देख लेगा, लोगों की नजरें चुभने लगेंगी। आप बताइए कहां उतारूं? यही ठीक रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया है, अभी कोई नहीं आएगा। हाँ, वाह वाह भाई, वो छोटे भाई, क्या यह जंगली सुअर आज का शिकार है? अरे बाप रे, बिल्कुल आज का ही है। आज तो बस किस्मत ने साथ दिया। शिकारी ने जो जाल बिछाया था उसमें यह जंगली सुअर फंस गया। पहले तो जीवित पकड़ने का इरादा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। मारने के बाद ही खींचकर ला सका, और यह हिरण अभी अभी मारा गया है। बहुत बढ़िया छोटे वो भाई, तुमने तो समय पर जान बचाई। बताओ, ये जंगली जानवर कितने पैसे चाहते हैं? हेड ऑफिसर, यह तो तुम जानते हो, जंगली सुअर थोड़े सस्ते हैं। मैंने 1.5 रुपए में खरीदा। यह मृग तो महंगा है, 3 रुपए किलो के हिसाब से लिया। जंगली खरगोश 1 रुपए किलो। जंगली मुर्गी तोल नहीं है, 4 रुपए एक के हिसाब से ले लो। जंगली मुर्गी तोल नहीं है, 4 रुपए एक के हिसाब से ले लो। ज्यादा झूठ भी नहीं बोला, बस भैया सुन के यहाँ के भाव से दोगुना कर दिया। हाँ 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 भैया, अरे तुम तो बड़े सीधे साधे इंसान हो। पहले कारखाने वाले कई बार शहर से खरीद चुके हैं। अच्छा ऐसा है, तुम्हें नुकसान भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें शहर के भाव से ही गिन देता हूं। हाँ, जंगली सुअर उस समय मैंने 3 रुपए 50 पैसे प्रति किलो खरीदा था।
हिरण थोड़ा महंगा है। शहर के भाव के अनुसार भी 6 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। जंगली खरगोश 3 रुपए। जंगली मुर्गा मैं 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लूंगा। कैसा रहा? ठीक है। अरे वाह, मैंने तो कम बताया था। इस जंगली मांस का मुनाफा इतना ज्यादा है। भाई वो क्या? जब तुम ऐसा कह रहे हो, वह बड़ा भाई कहाँ है? मैं तुम्हारी कृपा से लाभ उठाता हूँ। इस जंगली मांस का स्वाद। जंगली मांस खरीदने के तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? बाद में ये वेन से हिसाब कर लेना। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो हम ऐसा ही करते हैं। हाँ, कुल 1200 से ज्यादा रुपए हैं। इस बार तो बड़ी कमाई हो गई। क्या? 1200? 120? बिल्कुल सही, ठीक 1200 रुपए हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। यह तो बस हमारे काम की शुरुआत है। हे दूजा भैया, तुम्हारा बुरा सपना आखिर खत्म होने वाला है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अभी दिन का उजाला है। इसी बीच मैं तुम्हें ले चलता हूं। उस झुकुई को ढूंढने चलते हैं। तलाक का कागज कटवा लेते हैं। सच? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे दुख भरे दिन आखिर खत्म हुए। हाँ हाँ हाँ, चलो। कौन सा बेटा गांड से पैदा हुआ है? मेरे घर का दरवाजा तोड़ने की हिम्मत? अरे तुम दोनों हो, तुम दोनों ही, तुम दोनों हो, तुम दोनों ही। आज मैं अपने भाई को कागजात करवाने लाया हूं। चलो। क्या औपचारिकताएं हैं? मैंने तुम्हारे भाई के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया। बस एक समझौता लिख दो। पैसे कहाँ हैं? 500 रुपए। लाए हो क्या? पैसे तो पहले से ही तैयार हैं। अच्छा ठीक है। अपने भैया को भी इस झंझट में मत घसीटो। दूजे भैया, आप अपना सामान समेट लीजिए। इस्तीफे का खत मैं लिख दूंगा। ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। अरे वो आनफिंग, क्या तुम्हें मुझसे जरा भी लगाव नहीं रहा? अरे यार, अरे रे रे, ढोंग मत करो, नाटक बंद करो। अगर तुमने पहले मेरे दूसरे भाई के साथ अच्छा व्यवहार करो, यह मामला इतना बिगड़ना भी नहीं चाहिए था। आओ, वहां अपना अंगूठा लगाओ। वहां अपना अंगूठा लगाओ। इन जल्दी अंगूठा लगाओ। मैं जीवन भर तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। यह तो तुमने ही दिया है, पछताना मत। दबाओ। चलो। हाँ कि भैया, तुम चुप क्यों हो? क्या अब भी उस जुकुई के बारे में सोच रहे हो? कुछ अफसोस तो है। तुम्हें नया जीवन मिल गया है। तुम्हें खुश होना चाहिए। तीसरे भाई, अब जब दूसरा भाई सोचता हूं, पहले के दिन बुरे सपने जैसे थे। उनमें अफसोस करने जैसा क्या है? मैं सोच रहा था 500 युआन का कर्ज कैसे चुकाऊं। 500 युआन तो बड़ी रकम है। दूजे भैया, भाइयों के बीच इन बातों की जरूरत नहीं। चाहे बड़े भैया होते, मैं वैसे ही करता। और इन दिनों तो क्या तुम मेरे काम में मेरी मदद नहीं करोगे? आज तुम चिंता मुक्त होकर मांस बेचने जाओ। जब नया साल आएगा, मैं बड़े भाई को भी बुला लूंगा, वो भी बेचने में लग जाएगा। मैं अभी भी उस तालाब को लेना चाहता हूं। उस समय तुम मेरी अच्छी तरह से मदद करना। मुझे लगता है कि मछली पालन एक फायदे का काम है। ठीक है। तीसरे भाई, भैया तुम्हारी हर बात मानेगा। तुम दूसरे भाई से क्या करवाओगे, दूसरा भाई वही करेगा। चलो चलो चलें, चलो। तीन काका, अरे तीन काका, इस साल इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे तीन काका, इस साल इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ तीन काका, आज का दिन है हमारे वो परिवार के पूर्वजों की पूजा का महान दिवस। मैं कैसे उत्साहित नहीं हो सकता। आइए तीन काका। पिछले जन्म में काका ने मेरी बहुत सहायता की।
लेकिन पिछले जन्म में मैं अयोग्य था। अपनी पत्नी ली शूलान को खो दिया। छोटे बेटे वू जियाओजे के भूख से मरने के बाद उसने मेरी कभी परवाह नहीं की। तीसरे बेटे, चाचा तुम्हें डांट नहीं रहा, तुम्हारे पास भी पत्नी और बच्चे हैं, अब से बस उन बदमाशों के साथ मत घूमना। धूम्रपान करने में कोई समस्या नहीं है, आगे से कुछ सस्ता खरीदेंगे, जहां बचत हो सके वहां करेंगे। आगे यह बच्चा जैसे ही बड़ा होगा पैसे खर्च करने के कई स्थान होंगे। ताऊ जी, आपकी सीख सही है। आज से आगे मैं निश्चित ही अपने तरीके सुधार लूंगा, फिर से एक नया जीवन शुरू करूंगा। आज मैंने तय किया है कि पहले जो अनाज और आटा सबका बकाया है सब वापस चुका दूंगा। क्या? अनाज वापसी? ओ लाओसान, क्या तुम्हें याद है तुमने कितना चावल उधार लिया था? बस पिछले 2 साल में तुमने जो कुछ किया है मेरे ख्याल से तुम खुद भी नहीं जानते, है ना? अरे यार, याद नहीं है तो लौटाने की जरूरत नहीं, हम तो एक ही परिवार के भाई हैं। तुम्हें आगे भी तो जीवन बिताना है। तीजू, वापसी की बात तुम चिंता मत करो। क्या? मैं आपका आभारी हूं, मेरे पिछले रवैये को देखते हुए। चाहे कैसे भी समझाओ, तीजू बुजुर्ग विश्वास नहीं करेंगे, फिर कर्मों से साबित करते हैं। हाँ, ठीक है, सब लोग यूं ही खड़े मत रहो, पूजा अब शुरू होने वाली है। वो परिवार के सभी रिश्तेदार और बड़े लोग, भाइयों और बहनों, आज पूजा का महान कार्य है। मैंने सोचा है पहले जो अनाज सबका बकाया था उसे पैसों में बदलकर सबको लौटा दूं। पिछले सालों में मैं वो लाओसान नालायक था, सबकी भलाई को ठुकरा दिया। आज पूर्वजों के सामने मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं, अपने मन को शुद्ध करूंगा, नया जीवन शुरू करूंगा। तीसरे भाई, तुम सच कह रहे हो या झूठ? पिछले साल तुमने मेरे पास से 50 किलो अनाज उधार लिया था, लौटाओगे या नहीं? भैया सिंह, मैंने कहा तो लौटाऊंगा ही। एक जिन चावल अब 35 फेन है, मैं चावल के भाव से हिसाब करता हूं, कैसा रहेगा? लाओसान, छोड़ो भी। लियान शेंग भैया ने ऐसे ही कह दिया, लौटाने की जल्दी नहीं है, सब अपने ही भाई बंधु हैं। तुमने मुझे चुकाने का सोचा, बस यही काफी है, अगली गर्मी की फसल के बाद चुका देना। शेंग भैया, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन कर्ज चुकाना यह तो स्वाभाविक धर्म है। मेरे पास अभी अनाज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें चावल की कीमत के हिसाब से पैसे भेजता हूं। 50 किलो चावल की कुल कीमत 17 रुपए 50 पैसे है। यह रुपए लो, आप रख लीजिए। वांगशान के तीसरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। अरे यह लड़का, कुछ दिन नहीं मिले, तुमने सचमुच सबको हैरान कर दिया। इन दिनों तुम्हें क्या धन मिल गया है, या कोई खजाना हाथ लग गया है? चाचा जी, मुझे न तो धन मिला है और न ही कोई खजाना मिला है। मैंने बस एक व्यक्ति को जाना है जो चांगफिंग वाइन कारखाने का मित्र है। वहां पर मैंने कुछ दिन मदद की है, कुछ छोटे पैसे कमाए हैं। बहादुर लड़का, आज चूंकि ऐसा कहा है, मैं तुम्हारा गवाह बनता हूं। लियानशेंग, पैसे लो। बहादुर लड़का, आज चूंकि ऐसा कहा है, मैं तुम्हारा गवाह बनता हूं। लगातार जीत, पैसे लो, जितना चाहिए उतना लो, सब अपने भाई हैं। नुकसान और फायदे पर ज्यादा मत सोचो। जब तुम ऐसा कहते हो तो भैया जीत को लेना ही पड़ेगा। चावल की कीमत के हिसाब से मत गिनो, सिर्फ 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से गिनो। फूमिंग छोटे बाबू ने भी कहा है, सब अपने ही भाई बंधु हैं। लाभ हानि का हिसाब नहीं, मैं सिर्फ 12 रुपए 50 पैसे लूंगा। यही तो है अपना भाई। भले ही मैं पहले फिर भी खून के रिश्ते को याद रखा। भैया शेंग, बस करो, ज्यादा नहीं कहूंगा, ज्यादा बोलने से दूरियां बढ़ती हैं। आगे कोई काम हो बस आवाज लगा देना। सातवें भैया, तुम भी आ जाओ। पहले तुम्हारा सामान लिया था, एक बोरी अनाज और एक मुर्गी थी, अभी का हिसाब साफ हो गया है। देखो कितना पैसा बनता है। तीसरे भाई, तुम जैसा ठीक समझो। सातवें भाई के घर में अनाज की कमी नहीं है,
अगर तुम्हारे पास पैसे तंग हैं तो बाद में पैसे होने पर चुका देना। बस करो सातवें भाई, अब और देर मत करो। मैंने तुम्हारा सब हिसाब कर दिया है। एक बोरी धान 30 का, एक मुर्गी तुम्हारे 15 का। तुम देखो ठीक है या नहीं। अच्छा ठीक है लाओ सांग, जब तुम हिसाब चाहते हो तो लियांग शेंग के साथ मिलाकर हिसाब कर लो। गौ की बात हो तो 25 पैसे, मुर्गी की बात हो तो 10 रुपए। 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है सातवें भैया, लो। बड़े भैया तीसरे भैया, तुम्हारी चीजें मैं वापस नहीं करने वाला। अरे तीसरे भैया, इन 2 सालों में भैया ने तुम्हें जो दिया है भैया वापस लेने की सोच भी नहीं रहा है। लेकिन सुनो, आज तुमने पूर्वज पूजा और सामूहिक भोज में जो प्रदर्शन किया भैया उससे बहुत खुश है। तुम्हारा व्यापार करने का मामला, बस तुम्हारी सुरक्षा बनी रहे। कोई भी बात हो तो बड़े भाई से कहना। अरे तीसरे भाई, दूसरे भाई की जुबान अकड़ती है, बोलना भी नहीं आता। हमने जो चीज तुम्हें दी है उसकी कोई अहमियत ही नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं। आगे से बस तुम ठीक रहो, दूसरे भैया को खुशी होगी। पैसे तो मैं लौटाने का सोच भी नहीं रहा, लेकिन मेरे पास एक बात है जो भैयाओं से पूछनी है। कप्तान की मछली वाली तालाब नए साल के बाद घरों को पट्टे पर दी जाएगी। हाँ, मैं सारी मछली पालन की जगह खरीदना चाहता हूँ। बाद में हम तीनों भाई हिस्सों के हिसाब से बांट लेंगे। बाद में हम तीनों भाई हिस्सों के हिसाब से बांट लेंगे। बाद में हम तीनों भाई हिस्सों के हिसाब से बांट लेंगे। मेरे 4 हिस्से होंगे, तुम दोनों के 3-3 हिस्से होंगे। तुम लोगों को यह ठीक लगता है? इस बात में मैं भाग नहीं लूंगा। बड़े भाई के पास भी पैसे नहीं हैं। मैं पहले ही उन सबसे वादा कर चुका हूं। नवमी के बाद हम सब मिलकर ल्यूशान कोयला खदान चलेंगे। वो झोंगदा और वो झोंगवेई, ये दोनों भाई उस समय भी साथ चलेंगे। मैंने उनसे सुन लिया है, 1 महीने में 200-300 कमा सकता हूं।